गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संघवाद से दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 1 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं या लक्षणों का वर्णन करो। तो सबसे पहला इसका जो विशेषता होगी वो है बहुसत्रीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था में सरकार 2 या अधिक सत्रों वाली होती है। 2 सत्र यदि हैं तो केंद्रीय सत्र और राज्य सत्र पर कार्य करती है। भारत के अंदर सरकार 3 सत्रों पर कार्य करती है, केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकार। पॉइंट 2, सरकारों के अलग अधिकार क्षेत्र। विभिन्न सत्र की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। विभिन्न सत्र की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। जिस प्रकार से हम सब क्या हैं, भारतीय हैं, भारत के हमें नागरिक हैं, और जो सरकार है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर या उनकी अपनी अपनी शक्तियां हैं, उनके अकॉर्डिंग या उन्हीं के अनुसार वो कार्य करती हैं। आगे लिखा, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यानी जिसमें हमने बताया था, जिस प्रकार पंचायत समिति है, पंचायत है या स्थानीय शासन है वो गांव स्तर पर कार्य करती है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है, जिला परिषद जिला स्तर पर कार्य करता है, और बाकी यदि हमें राज्य सरकार पूरे राज्य के अंदर काम करती है, केंद्र सरकार केंद्रीय स्तर पर कार्य करती है। इसके बाद आता है नंबर 3 पॉइंट, शक्तियों का बंटवारा। संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय स्तर व राज्य स्तर पर किया जाता है। केंद्रीय स्तर पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास होता है, राज्य स्तर पर कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार के पास होता है, और जो तीसरा विषय है वो है समवर्ती सूची का विषय, जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य सरकार दोनों के पास होता है। हम इस प्रकार से इसे को लिख सकते हैं। यहाँ पर ये क्या लिखता है, विभिन्न सत्रों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। यानी उनका वर्णन संविधान में किया होता है, इसलिए संविधान सरकार के प्रत्येक सत्र के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। तो ये जो मैंने आपको बताया उससे या अकॉर्डिंग टू बुक आपको कौन सा भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। अब पॉइंट 4, संविधान संशोधन का प्रावधान। यानी देखिए, ये कहा गया कि बदलते हुए हालात और परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर जो संशोधन करने का जो प्रावधान है वो काफ़ी कठिन है, एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन समय के साथ बदलाव के साथ इसके अंदर संशोधन करना भी आसान होता है। तो ये क्या लिखता है, संविधान के मौलिक प्रावधानों की एक सत्र की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। यानी मौलिक प्रावधानों को किसी एक सत्र की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। यानी कानून जो संविधान में जो संशोधन करने का जो कार्य है, कोई भी सरकार अकेले, केंद्र सरकार भी उसके अंदर बदलाव नहीं कर सकती। इसके लिए उसको लोकसभा, राज्यसभा और राज्य सरकारें हैं उनके सभी के सहयोग से इसके अंदर संशोधन करने का प्रस्ताव होता है। तो ऐसे बदलाव दोनों सत्र की सरकारों की सहमति से हो सकते। दोनों सत्र का मतलब है केंद्र सत्र और राज्य सत्र पर। अब इसके बाद आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है, यह बिना किसी हस्तक्षेप के या इसके कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये कह सकते हैं ये राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं। कोई भी सरकार है, कोई भी पार्टी है, कोई भी व्यक्ति है, न्यायपालिका के द्वारा लिए गए निर्णयों के विरुद्ध टिप्पणी नहीं कर सकता। तो ये लिख सकते हैं, ये क्या कहता है, अदालतों को संविधान और विभिन्न सत्र की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने
का अधिकार है विभिन्न सत्र की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। यदि हम राज्य सत्ता की बात करते हैं, उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय जो भी निर्णय लेता है तो उसके निर्णय के विरुद्ध हम अपील कर सकते हैं। अपील कहाँ पर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय ले लेता है तो उसके विरुद्ध हम कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते, वो मामला सर्वमान्य होता है। अब आता हमारा क्वेश्चन 2, 73वें संवैधानिक संशोधन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यानी 73वां संवैधानिक संशोधन क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है। यह भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से 1992 के संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। यानी जो 73वां संवैधानिक संशोधन है, इसका ये कब पेश किया गया था संसद में? 1992 में। और इसका प्रमुख उद्देश्य था स्थानीय स्वशासन से। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं बतानी, हम सीधा ये लिख सकते हैं 73वें संवैधानिक संशोधन अर्थात पंचायती राज व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहला, नियमित चुनाव। 1992 से पहले स्थानीय शासन संस्थाओं के चुनाव नियमित समय पर नहीं होते थे, लेकिन 1992 संविधान संशोधन के अनुसार स्थानीय स्वशासन या स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना को संवैधानिक कर दी गई है। यानी कहने का तात्पर्य है कि सन 1992 के बाद इन संस्थाओं के चुनाव हर 5 वर्ष के पश्चात, यानी इन संस्थाओं का कार्यकाल क्या कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। तो वो क्या होते हैं? इसके बाद नियमित चुनाव होते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण। इन संस्थाओं के अंदर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व पिछड़ी जातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाता है। यानी कुल सीटों का उनकी जनसंख्या के अनुपात पर 1/3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी हुई जातियों के लिए आरक्षित किया गया है। और साथ साथ इसी के साथ महिलाओं के लिए भी आरक्षण की बात की गई, अलग से पॉइंट दिया है। महिलाओं का आरक्षण, इस संवैधानिक संशोधन के अनुसार स्थानीय स्वशासी निकायों में 1/3 यानी 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए हैं। इससे महिलाओं की इन निकायों में भागीदारी बढ़ी है। तो हम यहाँ तक लिख सकते हैं कि 1/3 जो पद हैं या स्थान हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि इन संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ये क्या लिखता है? प्रत्येक राज्य में पंचायती तथा नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। अब इसके बाद आता है वित्तीय स्वायत्तता। वित्तीय यानी धन से संबंधित, स्वायत्तता माने स्वतंत्रता। स्वायत्तता का मतलब स्वतंत्रता होती है, लेकिन वो क्या होती है? सीमित दायरे में स्वतंत्रता। यानी उनको वस्तु खरीदने व अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार होता है। राज्य सरकार को अपने राजस्व तथा अधिकारों का कुछ भाग इन स्थानीय स्वशासी निकायों को या इन संस्थाओं को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न या अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? राज्य सरकारों को अपने राजस्व तथा अधिकारों का कुछ भाग इन स्थानीय निकायों को देना पड़ता है। तो आज हमारा यही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, और बाकी यहाँ से दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न नंबर 3 रहा है। इस क्वेश्चन को हम कल करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।